तो आइए बच्चों, आज आपका फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार जीनियस एकेडमी स्टडी पॉइंट में। तो आज प्रकाश के परावर्तन के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, गोलीय दर्पण के चिन्ह परिपाटी के बारे में पढ़ेंगे, अवतल दर्पण का चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण का चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे अवतल दर्पण के लिए किरण आरेख, यानी अर्थात प्रतिबिंब की स्थिति कैसे होने वाली है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे अवतल दर्पण का स्थिति के बारे में, अलग अलग स्थिति में कैसे कैसे प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, सारी डिस्कशन होगा इस क्लास में आज। तो बने रहिएगा आगे तक इस वीडियो में। तो आपको निश्चित रूप से इस क्लास से ऑब्जेक्टिव में कम से कम 2 या 4 मार्क्स के निश्चित रूप से मिलेंगे, इसीलिए निश्चित रूप से इस क्लास को पूरा देखिएगा। देखिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। ठीक है बच्चों, और आप एक बार जरा गौर कीजिएगा, आप मैथ में थोड़ा मोड़ा जानते होइएगा। जैसे जब ग्राफ बनाते हैं तो दाहिना हाथ जो होता है इधर, जैसे इसको बोलते हैं एक्स, इसको बोलते हैं एक्स डैश, इसको बोलते हैं वाई, इसको बोलते हैं वाई डैश। ठीक है बच्चों, तो इस साइड वाला होता है प्लस, जैसे यहाँ लिखते हैं तो +1 +2 +3 लिखते हैं। इस साइड लिखते हैं तो -1 -2 -3 -4 लिखते हैं। ऊपर लिखते हैं 1 2 3 4, नीचे लिखते हैं -1 -2 -3 4। और इधर होता है प्लस, ऊपर होता है प्लस, लेफ्ट साइड होता है माइनस, नीचे होता है माइनस। ठीक है, इस बात को निश्चित रूप से ध्यान में रखिएगा। और हम आगे बात कर लेते हैं अब अवतल दर्पण के चिन्ह परिपाटी पर। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। तो देखिए बच्चों, अब यहाँ से बात कर लेते हैं अवतल दर्पण की। तो आप चिन्ह परिपाटी में एक बात ध्यान रखिए, कोई भी दूरी, मतलब सभी जो दूरी होगी, सभी दूरी दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। किससे मापी जाती है बाबू? ध्रुव से मापी जाती है। सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं, यह है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण अर्थात जिसका परावर्तक सतह धंसा हो। देखिए, जैसे बाहर रंगा हुआ है, जिसका बाहरी सतह रंगा हुआ है और आंतरिक सतह छुटा हुआ है, तो इसको बोलेंगे अवतल दर्पण। अर्थात बाहरी सतह रजतित है, मतलब रंगा हुआ है। अर्थात इसे भी आप बोल सकते हैं जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए अवतल दर्पण में जैसे यहाँ से घुमाइएगा, ये गोलीय दर्पण एक बन जाएगा, इसे ऐसे यदि घुमाते हैं तो गोलीय दर्पण एक बन जाएगा ही। ठीक है, और इसका चाहिएगा तो इसका ये वक्रता केंद्र हो सकता है बीच का। गोलीय दर्पण है तो खोखले गोले के केंद्र को हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। ठीक है बच्चों, और कोई भी वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखते हैं, इसको बोलते हैं बायां ओर। ठीक है, और इसको बोलते हैं दाहिना ओर। ठीक है, दायां, जैसे आप ऐसे खड़े हैं तो ये मेरा दाहिना हाथ हुआ, ये मेरा बायां हाथ हुआ, ये दाहिना ओर हुआ और ये बायां हाथ हुआ। तो वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखा जाता है। जैसे वस्तु मान लीजिए ए भी है, इसको हम कहाँ रख दिए बाबू? बाईं ओर रखें। कहाँ रख दिए बाबू? बाईं ओर रखें। तो ठीक है बच्चों, अब यहाँ से देखते हैं, जैसे आप अगला यदि बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए बच्चों, अब यहाँ से अवतल दर्पण में एक है कि आपको पूर्ण रूप से समझाएंगे। देखिए, अब यहाँ वस्तु रखते हैं हमेशा, चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो। अवतल दर्पण में भी वस्तु को हमेशा बाईं ओर ही रखेंगे। वस्तु को हमेशा चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, वस्तु को हमेशा बाईं ओर ही रखा जाता है। लेकिन देखिए, उत्तल दर्पण की यदि बात करें तो जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ, देखिए इसका परावर्तक सतह उठा हुआ है, अर्थात अंदर वाला भाग रंगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ से यदि हम बनाए इसको ऐसे करके बना सकते हैं, ये वैसा गोलीय दर्पण। ठीक है, और इसे खोखले गोले के केंद्र को हम इसको कहेंगे वक्रता केंद्र सी। ठीक है, इसका उस साइड सब चीज होगा। अब देख लेते हैं आगे, तो ये वस्तु ए भी है, इसका भी है और इसका भी, ये उत्तल दर्पण में है और ये अवतल दर्पण में है। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये वस्तु दूरी है और यहाँ पे देखिए दर्पण के मिडिल पॉइंट को हम ध्रुव कहते हैं, और ये जो गया है बीचों बीच वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम इसको बोलते हैं प्रधान अक्ष। क्या बोलते हैं उसको? प्रधान अक्ष कहा जाता है इसको। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे, इसके आगे और बात कर लें तो देखिए, आपको अभी तुरंत बोले किसी भी दूरी को नापेंगे तो ध्रुव से ही नापा जाएगा दर्पण के। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखिएगा तो यहाँ वस्तु है और ये पी है, तो ये वस्तु है और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, यहाँ से यहाँ तक की ये जो दूरी होगी, ये कहलाएगी आपकी वस्तु दूरी। क्या कहलाएगी बाबू? वस्तु दूरी। और वस्तु दूरी को यू से डिनोट करते हैं, स्मॉल यू से डिनोट करते हैं, अर्थात स्मॉल यू से सूचित करते हैं इसको, वस्तु दूरी को। और आप एक बात जान रहे हैं, अब मान लीजिए यहाँ से यदि आप बनाते हैं तो ये अब देख लीजिएगा, यहाँ से आपको अभी तुरंत बोले थे, यहाँ ये वाला आपको अभी तुरंत याद होना चाहिए। देखिए, ये अभी ग्राफ एक बना दिए। ठीक है, ग्राफ, तो यहाँ से इधर रहेगा पॉजिटिव, इधर रहेगा पूरा रहेगा निगेटिव। ठीक है, ऊपर रहेगा अभी पॉजिटिव और नीचे रहेगा निगेटिव। यहाँ की यदि बात करते हैं आप, देखिए तो वस्तु दूरी हमेशा बाईं ओर होता है, तो ध्रुव से लेकर बाईं ओर तक दूरी नापेंगे। तो देखिए यहाँ से मिडिल पॉइंट तक मध्य बिंदु था, इधर की दूरी क्या होगी बाबू? तो देखिए ऋणात्मक, उधर दूरी धनात्मक, इधर ऋणात्मक होगा। इसी प्रकार में यहाँ लिख सकते हैं आपकी वस्तु दूरी। यदि वस्तु दूरी को लिखते हैं तो वस्तु दूरी में आप लिख सकते हैं वस्तु दूरी,
वस्तु दूरी लिखिएगा तो वस्तु दूरी को यू से डिनोट करते हैं, और वस्तु दूरी हमेशा हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है, अर्थात माइनस होगा। वस्तु दूरी हमेशा क्या होगा, माइनस होगा, चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण में भी देख लीजिए आप, यहाँ से मान लीजिए इसको अगर बना लेते हैं मध्य बिंदु, ये y हो गया, अर्थात ये ऊपर हो गया, नीचा ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये फिर देखिए इस साइड वाला पूरा माइनस होगा, और यहाँ से क्या होगा, प्लस में होगा। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। देखिए वस्तु तो हमेशा वहीं हो रखते हैं, तो वस्तु दूरी जो होगा हमेशा, चाहे कोई सा भी उससे कोई मतलब नहीं रखता है। ठीक है, चाहे कोई भी दर्पण हो तो वस्तु दूरी हमेशा, ठीक है बच्चों, वस्तु दूरी को हमेशा माइनस ही माना जाएगा, अर्थात वस्तु दूरी माइनस में, अर्थात ऋणात्मक होगा। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ से ये हो गया, तो प्रधान अक्ष से अगर ऊपर की दूरी नापते हैं, प्रधान अक्ष से और ऊपर की दूरी नापते हैं, ऊपर की, तो हम इसको बोलेंगे धनात्मक होगा। प्रधान अक्ष से नीचे नापेंगे तो ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए आपको ये बात मालूम होना चाहिए, जैसे मान लीजिए वस्तु के सिर से प्रकाश से गुजारते हैं, तो दर्पण से परावर्तन के बाद ये मुख्य फोकस से गुजारता है। कहाँ से गुजरता है बाबू, मुख्य फोकस एफ से गुजरता है, एफ से गुजरता है। अवतल दर्पण की हम बात कर रहे हैं, एफ से गुजरता है, अर्थात आप एक बात और जानते हैं कि ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम बोलते हैं फोकस दूरी। अब देखिए फोकस दूरी भी तो इधर है, इधर बताइए इसमें फोकस दूरी का मान भी क्या होगा, फोकस दूरी का मान भी ऋणात्मक। अवतल दर्पण में फोकस दूरी भी क्या होगा, देखिए इस साइड जो भी होगा सब ऋणात्मक ही होगा। देखिए फोकस दूरी क्या ऋणात्मक हो जाएगा, और यहाँ देखिए पी और वक्रता केंद्र, ये वैसा वक्रता केंद्र, अर्थात वक्रता केंद्र भी क्या हो जाएगा बाबू, ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए प्रधान अक्ष से ऊपर की दूरी धनात्मक कहेंगे, नीचे की दूरी को ऋणात्मक कहेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब इसके आगे इसमें बात कर लेते हैं। देखिए अब यदि यहाँ से हम प्रकाश गुजारते हैं इसको ऐसे, तो देखिए परावर्तन के बाद ऐसे गुजर जाएगा, लेकिन देखिए किधर से मिलता है, तो इस प्रकार से डॉट डॉट लाइन बनाइएगा, यहाँ से मिलेगा ये इसका क्या है, मुख्य फोकस है। और ध्रुव ये पी है, पी ध्रुव से लेकर यहाँ भी दूरी फोकस दूरी होगा ये, लेकिन देखिए यहाँ से क्या है, दाईं ओर है, तो बताइए ये इधर माइनस होगा, इधर प्लस, सॉरी इधर माइनस होगा और इधर प्लस हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस होना चाहिए, माइनस होगा, ये माइनस होगा, उधर जाकर प्लस हो जाएगा ये। अब देखिए तो मतलब उधर देखिए फोकस दूरी उधर है, उधर होगा मतलब कि दाहिना ओर है, अर्थात इसका जो फोकस दूरी होगा वो प्लस में होगा, अर्थात किसका, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी प्लस में होगा। ठीक है बच्चों, इसका वक्रता त्रिज्या भी लीजिएगा तो उधर है, अर्थात वक्रता त्रिज्या भी किस में होगा बाबू, प्लस में ही होगा। ठीक है बच्चों, और वस्तु दूरी दोनों में ऋणात्मक होगा। और इसमें देखिए इसमें अगर बात कीजिएगा फोकस दूरी भी ऋणात्मक होगा और वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक ही होगा। अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में वस्तु दूरी ऋणात्मक होगा और फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है बच्चों, अब आगे बात कर लेते हैं। इसके बाद देखिएगा अवतल दर्पण में यदि बात कीजिएगा, अवतल दर्पण में आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब दोनों बनता है। ठीक है, अब ये बात और जान लीजिएगा कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा दर्पण की दूसरी ओर बनता है, मतलब उस साइड बनता है, और वास्तविक प्रतिबिंब इस साइड बनता है। ठीक है बच्चों, यदि आप बात कर लीजिएगा आगे, तो हम कह सकते हैं आपको कि वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए प्रतिबिंब दूरी का मान ऋणात्मक होगा, और आभासी प्रतिबिंब के लिए कहिएगा तो प्रतिबिंब दूरी का मान क्या होगा, धनात्मक, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो इस साइड बनेगा, इधर बनेगा तो ऋणात्मक होगा, आभासी प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो उस साइड बनेगा, मतलब धनात्मक बनेगा, अर्थात धनात्मक। क्योंकि उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और आभासी प्रतिबिंब बनता है, इसीलिए हम उत्तल दर्पण में कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब दूरी का मान होगा वो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। किसमें, अवतल दर्पण में, क्योंकि अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और वास्तविक रहेगा तो प्रतिबिंब दूरी का मान ऋणात्मक होगा, और आभासी होगा तो प्रतिबिंब दूरी का मान क्या होगा, धनात्मक होने वाला है। ठीक है बच्चों, अब आगे बात कर लेते हैं। क्योंकि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी तो धनात्मक होगा, वक्रता त्रिज्या भी धनात्मक होगा, और वस्तु दूरी यू ऋणात्मक होगा। और इसकी बात करते हैं प्रतिबिंब दूरी, चूंकि उत्तल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब ही बनते हैं। कैसा प्रतिबिंब बनते हैं बाबू, आभासी प्रतिबिंब ही बनता है, इसीलिए इसमें प्रतिबिंब दूरी का जो मान होगा वो क्या होगा, धनात्मक होगा, अर्थात इस तरह बनेगा इसका प्रतिबिंब। तो वैसे भी आगे आपको इसी वीडियो में प्रतिबिंब के बारे में बताने वाले हैं, अवतल दर्पण में किस प्रकार से प्रतिबिंब बनेगा और उत्तल दर्पण में किस प्रकार से प्रतिबिंब बनेगा।
तो आइए बच्चों देखते हैं आगे। इसके बाद यहाँ तक चिन्ह परिपाटी इसका हो चुका है, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं आपको। देखिए, प्रधान अक्ष से ऊपर की मापी गई दूरी धनात्मक होगी, नीचे की मापी गई दूरी ऋणात्मक होगी। अब बाईं ओर मापी गई दूरी ऋणात्मक होगा और दाहिना ओर मापी गई दूरी धनात्मक होगा। चूंकि अब अवतल दर्पण में फोकस दूरी का मान ऋणात्मक होगा और वक्रता त्रिज्या का मान भी ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। और वस्तु दूरी तो वैसे भी ऑलरेडी दोनों में ऋणात्मक होगा ही होगा। अब बात करते हैं प्रतिबिंब दूरी की। तो प्रतिबिंब की दूरी यदि बात करेंगे तो प्रतिबिंब दूरी में चूंकि अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इसमें प्रतिबिंब दूरी का मान माइनस और प्लस दोनों होगा, अर्थात धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो जाएगा। अगर वास्तविक होगा तो प्रतिबिंब दूरी का मान ऋणात्मक हो जाएगा और आभासी होगा तो प्रतिबिंब दूरी का मान क्या होगा, धनात्मक होगा। अब अवतल दर्पण में आ जाइएगा तो अवतल दर्पण में u का मान ऋणात्मक हो जाएगा और फोकस दूरी का मान धनात्मक होगा और वक्रता त्रिज्या का मान भी ऋणात्मक हो जाएगा। और चूंकि उत्तल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब ही बनता है, इसलिए इसमें प्रतिबिंब दूरी का मान भी क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। और प्रतिबिंब की ऊंचाई के बारे में बात कर लेते हैं। आपको पता होगा शायद जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है उल्टा बनता है। क्या बनता है बाबू, उल्टा बनता है। उल्टा बनेगा मतलब नीचे बनेगा, उल्टा बनेगा मतलब कि प्रतिबिंब नीचे बनेगा। अगर प्रतिबिंब नीचा बनेगा तो प्रधान अक्ष से नीचे की दूरी की मापी गई दूरी, प्रधान अक्ष से नीचे की मापी गई दूरी क्या होगा, ऋणात्मक होगा, अर्थात वास्तविक प्रतिबिंब के लिए उल्टा बनता है। इसीलिए हम इसका अगर ऊंचाई निकालते हैं h का मान तो क्या आएगा बाबू, ऋणात्मक आएगा, क्योंकि प्रतिबिंब उल्टा होता है और नीचे बनेगा ही। लेकिन आभासी प्रतिबिंब बात करते हैं, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है बाबू, सीधा होता है। सीधा होता है मतलब कि ऊपर बनता है। कहाँ बनता है, प्रधान अक्ष से ऊपर बनेगा। ऊपर बनेगा तो प्रतिबिंब की ऊंचाई का जो मान होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। आज चूंकि उत्तल दर्पण में बात करते हैं, चूंकि आभासी प्रतिबिंब बनता है अर्थात सीधा प्रतिबिंब बनता है, और सीधा प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो h का जो मान होगा वो क्या होगा बाबू, धनात्मक हो जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद हम आगे पढ़ा रहे हैं आपको। देखिए, इसके बाद अवतल दर्पण के लिए किरण आरेख, अवतल दर्पण के लिए आखिर प्रतिबिंब बनाएंगे तो उसका नियम क्या होने वाला, देखिए ध्यान सुनिएगा। तो ये जैसे अवतल दर्पण है, बराबर सा धसा हुआ ऐसा, ये ध्रुव है, ठीक है बच्चों, और इसका वक्रता केंद्र C है और इसका मुख्य फोकस F है, ठीक है। अब देख लेते हैं बच्चों, यहाँ से यदि आगे बात कीजिएगा इसमें, देखिए तो बहुत सारे पहला नंबर यदि किससे बात करते हैं, यदि प्रकाश समांतर जाएगा, प्रधान अक्ष यदि प्रकाश समांतर जाएगा तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा, मुख्य फोकस से गुजरेगा। पहला नंबर केस है, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा ही। उसके बाद दूसरा नंबर केस हम कह सकते हैं, यदि दर्पण ऐसे है, अवतल दर्पण है, यदि ये केंद्र है और ये मान लीजिए ध्रुव F है, ठीक है, और C है। यदि हम ध्यान सुनिएगा, यदि हम F है बाबू, ठीक है, यदि हम मुख्य फोकस से यदि हम प्रकाश गुजारते हैं तो प्रधान अक्ष के समांतर जाएगा किरण। प्रधान अक्ष के उल्टा होता है, अगर समांतर गुजारेंगे तो फोकस से गुजरेगा, अगर फोकस से गुजारेंगे तो समांतर निकल जाएगा। और भी आगे बात कर लीजिएगा तो यहाँ से हो सकता है, यदि यहाँ छोटा बना रहे हैं, उतना जगह भी नहीं है अपने पास। देखिए जैसे मान लीजिए P था, ये मान लीजिए F था और ये C है। अगर मान लीजिए अगर आप किरण को C से गुजारते हैं, किससे गुजारते हैं बाबू, वक्रता केंद्र से गुजारते हैं, तो जिससे जैसे क्या वैसे ही लौट आएगा, मतलब वक्रता केंद्र से आएगा और परावर्तन के बाद फिर वक्रता केंद्र से ही लौट जाएगा। फिर लास्ट का पॉइंट हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे इसको मिटा देंगे, फिर उसके बाद आगे आपको बताएंगे। देखिए बच्चों आगे देख लेते हैं यहाँ से। देखिए जैसे अवतल दर्पण ही है, ठीक है, और यहाँ से ध्रुव है। अब देखिए कहा जाता है ऐसा कि जैसे मान लीजिए F है और ये C है। अब जैसे ध्रुव पर यदि प्रकाश आपतित होती है तो जितना कोण बनाएगा आपतन कोण, ठीक है, उतना ही कोण परावर्तित होने के बाद बनाएगा। मतलब जितना कोण ये रहेगा उतना ही कोण ये भी रहेगा, ठीक है। आपको हमने 4 केस बता दिया था, दूसरा नंबर केस, तीसरा नंबर केस और चौथा नंबर केस, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, इसके बाद हम आगे आपको बताने वाले हैं। पहले आप यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, या इसका PDF नोट्स पूरे चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पे जितना भी पढ़ाते हैं उसका फुल मटेरियल वहाँ पर अपलोड है, आपको पूरा वहीं से मिल जाएगा PDF, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो आइए इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इस बार आगे आपको बताते हैं। तो ये बच्चों आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए हम आपको अब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब की स्थिति में बताने वाला हूँ आपको, और मैं गारंटी देता हूँ आपको मुश्किल से 3 से 4 मिनट में इस प्रकार से मैं समझा दूंगा अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति। बच्चा रटते रहता है, पागल हो जाता है बच्चा, लेकिन उसको याद नहीं होता है इस चीज़ के बारे में। लेकिन मैं आपको ऐसा आज खतरनाक ट्रिक बताने वाला हूँ कि आपको एक बार देख लीजिए ध्यान से, इसके बाद आप जन्मांतर तक कभी नहीं भूलिएगा। यदि आप
इस चीज़ को ध्यान से बारीकी से समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, मैं आपको ट्रिक्स की मदद से समझाना चाहूँगा कि प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं। देखिए पहला नंबर तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की जो स्थिति होती है प्रतिबिंब की स्थिति 6 होती है, अर्थात वस्तु को 6 जगह पर रखा जाता है। ठीक है, 6 जगह पर रखा जाता है। अब मैं बताने वाला हूँ, ध्यान सुनिए। एक अब यहाँ देखिए, अनंत जब भी रहेगा, अनंत को इससे सूचित करेंगे। ये वक्रता केंद्र सी है और ये मुख्य फोकस एफ है। अनंत देखिए यहाँ पर है, वक्रता केंद्र ये सी है और ये फोकस एफ है। अवतल दर्पण में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, देखिए तो पहला नंबर वस्तु कहाँ रखते हैं। पहला नंबर वस्तु यहाँ पर है ना, अवतल दर्पण में विभिन्न बिंदुओं पर रखे, अलग अलग बिंदु पर हम वस्तु को रखेंगे। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति अलग अलग जगह पर रखेंगे और उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, पहला नंबर बात यह है, हम पहले रखते हैं वस्तु कहाँ पे, हम वस्तु रखते हैं अनंत पर। ठीक है बच्चों, उसके बाद कहाँ रखेंगे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे वस्तु को। उसका जस्ट रखेंगे वक्रता केंद्र पर रखेंगे। उसके बाद जस्ट वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाएगा। फिर कहाँ रखा जाएगा, फोकस पर रखा जाएगा। ठीक है बच्चों, पहले 5 केस को समझिए और एक बार रखा जाएगा फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाएगा बच्चों। ठीक है, देखिए ये 5-6 केस हैं। देखिए पहला नंबर तो अनंत पर रखेंगे, दूसरा नंबर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे, तीसरा नंबर अनंत पर रखेंगे, चौथा नंबर अनंत और फोकस के बीच रखेंगे, पांचवा नंबर फोकस पर रखेंगे, छठा नंबर में फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे। तो देखिए हम इसको नंबरिंग कर देते हैं। ये पहला नंबर हुआ, ये दूसरा नंबर हुआ, ये तीसरा नंबर हुआ, ये चौथा नंबर हुआ और ये पांचवा नंबर हुआ। अभी फिलहाल मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है बच्चों, इसको मिटा दीजिए। अभी देखिए मैं अभी इस 5 की मैं बात करने वाला हूँ आपको। 5 में आप देखिएगा, देखिए अगर जे वस्तु अनंत पर हो, अगर इस छोर पर है तो प्रतिबिंब इस छोर पर बनेगा। देखिए ध्यान से, अगर प्रतिबिंब इस छोर पे है तो प्रतिबिंब इस छोर पे बनेगा। देखिए 1 नंबर हुआ ये, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 5 नंबर पर। 1 का 5, 2 का 4, 3 का 3, 4 का 2, 5 का 1, इस प्रकार से बनाएंगे। देखिए 1 का हो जाएगा 5 पर, अर्थात शुरू में था ही तो लास्ट में इसका प्रतिबिंब बनेगा। इसका प्रतिबिंब देखिए यहाँ बनेगा, 1 नंबर हुआ। ठीक है, इसका प्रतिबिंब ये है, फोकस पर बनेगा इसका प्रतिबिंब, 1 नंबर हुआ ही। ठीक है बच्चों, अब देखिए फिर देखिए 2 नंबर में इसका प्रतिबिंब कहाँ, इधर से आगे बढ़ाते जाइए, उधर से पीछे खिसकाते आइए। देखिए इसका 2 नंबर का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा। देखिए यहाँ पर इसे। ठीक है बच्चों, 2 नंबर का प्रतिबिंब। फिर 3 नंबर प्रतिबिंब जस्ट इसी के नीचे, उसको देखिए इसको आगे बढ़ाते जाएंगे, इसको पीछे खींचते आएंगे। देखिए फिर 3 का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसी 3 पर ही बन जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए फिर इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फिर खींच सकते हैं यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 4 नंबर का प्रतिबिंब। फिर इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो साफ जगह अनंत पर बनेगा 5 नंबर में। क्या इस बात को आप लोग समझे, यानी जिस प्रकार आगे इसको बढ़ाते जाएंगे, इसको पीछे खींचते जाएंगे। अब हमसे कुछ पूछेगा तो हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। देखिए क्या बताइए, अनंत पर रखेंगे वस्तु को तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। अगर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, देखिए 2 का 2 यहाँ बन रहा है। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। अगर वक्रता केंद्र पर ही वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र बनेगा। अगर जे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं वस्तु को तो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। और देखिए फोकस पर रखते हैं वस्तु को तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। तो आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा, जैसे ये मिडिल पॉइंट है, 5वां नंबर था, 3वां नंबर मिडिल पॉइंट है, इधर बनेगा छोटा प्रतिबिंब। ठीक है बच्चों, और इधर देखिए यहाँ पर देखिए बराबर 3वां पर यहाँ बराबर बन जाएगा। ठीक है बच्चों, बराबर। इधर आएंगे तो बड़ा बनेगा, क्या बनेगा बाबू, बड़ा। आप देखिए वक्रता इधर बनेगा बड़ा, छोटा बनेगा, इधर बड़ा बनेगा, अब बीच में क्या बनेगा, बराबर बनेगा। और आप जाने दर्पण से आगे बन रहा है प्रतिबिंब आगे, तो सभी प्रतिबिंब क्या होंगे, वास्तविक होंगे। क्या होंगे, वास्तविक होगा। तो अभी जानने वास्तविक साथ क्या होता है बाबू, उल्टा होता है। आप इतना बात में पूरा कंडीशन को बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई पूछे बताइए, यदि हम प्रतिबिंब को रखते हैं, यदि वस्तु को रखा जाए वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, तो 4 नंबर ये है ना, प्रतिबिंब रखेंगे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, देखिए यहाँ वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। और पूछेगा आपको कि प्रतिबिंब आकार कैसा होगा, आप कहा दीजिएगा कि बताइए वक्रता केंद्र इधर बन रहा है, मतलब प्रतिबिंब क्या होगा, बड़ा होगा। और पूछेगा कि बताइए प्रकृति से कैसा होगा, तो कहिएगा देखिए इधर बन रहा है, मतलब वास्तविक और उल्टा होने वाला है। तो ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आएगा। आप किसी भी चीज़ को किसी भी आप पकड़िए, किसी को आप आराम से बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसका लास्ट हम बता रहे हैं आपको, एक 5वां केस था, 6ठा केस यहाँ पर स्पेशल केस है, इसको ध्यान रखिएगा। स्पेशल केस में 6ठा केस ये है कि फोकस और ध्रुव के बीच रखेगा तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो दर्पण के दूसरी ओर बनेगा, दर्पण के दूसरी ओर बनेगा और प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। अर्थात ये प्रतिबिंब जो होगा 6 नंबर का, ये आभासी बनेगा, दर्पण की दूसरी ओर आभासी बनेगा, साथ साथ में सीधा भी बनेगा। और क्या बनेगा, वस्तु से
बड़ा बनने वाला है, ठीक है। और दर्पण के दूसरी ओर मतलब पीछे बनेगा दर्पण के, ठीक है बच्चों। तो आपको इसीलिए हम बोल रहे थे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी और वास्तविक दोनों बनता है। 5 केस में वास्तविक बनेगा और 1 केस में क्या बनेगा, आभासी। और जिस केस में आभासी बनेगा वो क्या होगा, बड़ा होगा बच्चों, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो अब हम बात कर लेते हैं उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब की स्थिति बारे में। कुछ नहीं आपको करना है, उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब की स्थिति आपको पता ही है। देखिए तुरंत बता सकते हैं इसको, हमेशा चाहे वस्तु कहीं भी रखे उससे कोई मतलब नहीं है, आप सीधा कह दीजिएगा प्रतिबिंब जो बनेगा हमेशा प्रतिबिंब आभासी बनेगा, ठीक है बच्चों, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। और प्रतिबिंब हमेशा क्या बनेगा बाबू, छोटा बनेगा। बस इतना ही बात आपसे पूछा गया, इतना ध्यान रखिए। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। आई होप बच्चों आपको यहाँ तक ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ठीक इसके बाद मैं अगले लेक्चर लेकर आने वाला हूँ, तो तब तक इसको देखिए। जय हिंद बच्चों।